फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अनाबिया के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। वो बहुत परेशान थी कि डेवल इन सब की तरकीबों से पहले ही आगाह कैसे हो जाता है। लेकिन इस अरसे में काशान उसका बहुत साथ दिया था। उसने डेवल के बहुत से अड्डों के बारे में पता लगाया, जिससे अनाबिया को काफी मदद मिली और वो काशान के मशहूर थे। तुम बहुत थक चुकी होगी और हम चंद दिनों के लिए हनीमून पर पेरिस के लिए जा रहे हैं। कि शान में अनाबिया के दोनों हाथों को अपने हाथों में थमते हुए कहा, जिस पर वो अफसुदगी से मुस्कुरा दी। मगर काशान, मेरा मिशन। उसने होले से इनकार करना चाहा, मगर काशान ने उसकी एक ना सुनी और अगले ही दिन पेरिस हनीमून के लिए जा चुके थे। अनाबिया उसकी बात से बेखबर थी कि आगे उसके लिए कितनी मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं और वो किस मुसीबत में फंस चुकी है जिससे निकलना शायद ही मुमकिन था। शाह हवेली में सब नाश्ते की मेज पर बरजमान थे जब आयान जल्दी जल्दी में नीचे उतरा। आयान, कहाँ जा रही हो? नाश्ता करते जाओ। अरमान की जब नजर पड़ी उन पर पड़ी तो उसने नाश्ते के लिए बुलाया। लेकिन नहीं डैड, मुझे भूख नहीं है, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा। वो बगैर किसी की कोई बात सुने हुए निकलना चला गया। एनी उसके अफरा-तफरी को गौर से देखा। एनी, खाओ ना, तुम भी तो कह रही थी ना मुझे भूख लगी है। सानिया ने एनी की प्लेट में खाना डालते हुए कहा। करीना बुआ, प्लीज एमन को बुला दीजिए। मैडम, मैं वहीं से आ रही हूँ, मगर एमन बिटिया ने दरवाजा नहीं खोला, शायद सो रही है। ये सुनते ही एनी नाश्ते की मेज पर से उठी और एमन के कमरे में गई। उससे बारहा दरवाजा खड़खड़ाया, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने करीना बुआ से आया के कमरे की डुप्लीकेट चाबी मंगवाई और दरवाजा खोला। एनी अंदर दाखिल हुई तो एमन को कंफर्टर में दुबका हो पाया। एनी ने खिड़कियों से पर्दे हटाए, जिससे सूरज की रोशनी छन कर अंदर आती हुई दाखिल हुई। एमन, मेरी जान, उठो, कब तक सोगी? एनी उसके मुंह से कंफर्टर हटाते हुए कहा। उसका लाल और मिटे हुए आंसू वाला चेहरा देखकर वो परेशान हुई थी। उसने एमन के माथे को हाथ लगाया तो लगा किसी अंगारे को छू लिया हो। उसने फटाफट एमन के ऊपर से कंफर्टर हटाया और जब उसकी नजर उसके कलाइयों से निकलते हुए जमे हुए खून पर पड़ी तो उसका दिल धक से रह गया। और बात यही खत्म नहीं हुई थी। उसकी चोली कंधे से सिरकी हुई थी, जहां दांतों के निशान वाजे आ रहे थे। और एनी चाह कर भी जो नजर आ रहा था वो समझना नहीं चाहती थी। उसका बेटा हैवान कम बन गया। उसे अयान की सबकी उम्मीद ना थी। एनी का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने अपनी दोस्त लेडी डॉक्टर को फोन किया था, हवेली बुलाया, क्योंकि डॉक्टर उसकी अपनी दोस्त थी, इसलिए उसे मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मगर डॉक्टर की आंखों पर छुपे सवाल को देखकर वो नजरें चुरा गई थी। अयान ने उसे किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा था। कितनी देर उसे एमन की पट्टियां करते हुए गुजर गई और फिर एमन को होश आया तो वह रो पड़ी। एनी ने उसे प्यार से खुद में समेटा। उसे कपड़े एनी ने ही बदलवाए थे और फिर उसे गर्म गर्म सूप पिलाया। बेटा, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था अयान तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। एनी ने नम आंखों से कहा। कहाँ देखी गई थी उसे अपनी चाबी वाली गुड़िया की ये हालत? मम्मा, आप ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। एमन एनी की आंखों में नमी देखकर तड़प गई थी। एनी आइडियल थी उसकी और उसकी ये झुकी हुई निगाहें एमन से देखी ना गई थी। अब मेरे लिए सब कुछ है, आपको मुझसे माफी मांगना जेब नहीं देता। मैं आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। एमन ने एनी के गले लगते हुए कहा। अयान जब ऑफिस आया तो उसको पछतावा ने घेर लिया था। क्या जरूरत थी उसे जबरदस्ती करने की? किस तरह वो टूटकर बिखरे थी उसकी बाहों में, और ये तो वही जानता था, या उसका खुदा, उसका दिल उसको कि जितनी मलामत करता इतना ही काम था। कैसे नजरें मिलाए बगैर उसने दोबारा पता नहीं उसके दूर जाने की बात सुनकर उसे क्या हो गया था और वो अपने बाल मुठ्ठियों में जकड़े हुए बैठा हुआ था। कब निशाब हुई उसे पता ही ना चला। चौंका था तब जब चौकीदार ने उसे आकर जगाया। तब उसे उस वक्त का एहसास हुआ और फौरन बारात पर जाने के लिए निकला। जब वो हवेली पहुंचा तो मुलाजिम ने आकर उसे लिबास दिया था, जो कि काली शेरवानी थी। काले ही सितारों से सजी हुई काली शेरवानी उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। ये किसने दिया? अया ने कमरे तेवर से पूछा। जी, एनी मैडम कह कर गई है, आप यही पहनकर आएंगे। उन्हें गुस्से से ताकीद की थी कि कुछ और पहनकर ना आए, वरना उसे बुरा कोई नहीं होगा। अया ने गुस्से से इस शेरवानी को जिपटी और तैयार होकर 10 मिनट में हाल में पहुंच गया। भाई, कहाँ रह गए थे आप? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। आतफ और आकब ने स्टेज पर आते हुए घेरे में लिया था। वो जबरदस्ती मुस्कुराया था। आपका इंतजार था, अब हमारे दुल्हनों को बुलाया जाए। आतफ ने उसे अपने साथ स्टेज पर बैठाते हुए कहा। जब लाइट ऑफ हुई, स्पॉट लाइट की रोशनी में समन और आयशा को बुलाया गया था। उनको बैठाने के बाद उससे पहले कि अयान उठता, स्पॉट लाइट की रोशनी में एमन लाल गिरदर अरूसी लहंगे में एनी का हाथ पकड़े सेज से कदम रखते हुए स्टेज की तरफ आ रहे थे। अयान मसमरे से तो वो अपनी जगह से उठा था। होश तो उसे तब आया जब एन ने एमन का हाथ उसके हाथ में पकड़ाया। अयान की निगाहें यकटक एमन को तक जा रही थी। वो रात के पल फरमोश कर बैठा था। इतनी खूबसूरती से किया गया मेकअप उस पर सितम डालता हुआ सुर आतिश लब जो उसके प्यास बढ़ा गए थे। जैसे उसकी निगाहें एमन की हैजल ग्रीन आंखों पर पड़ी तो वो ठटक गया, क्योंकि इन आंखों की शरारती चमक से भरपूर आंखें जो हर वक्त बोलती रहती थी आज हाली थी। उनमें ढूंढने से भी कोई जुगनू नहीं मिल रहे थे। एकदम ही अयान को रात वाले वाकये सब याद आते चले गए और डेरू शर्मिंदगी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। जितनी देर वो हॉल में रहे थे, अयान की निगाहें सिर्फ एमन के ही चेहरे का तवाफ करती रही थी। सिर्फ तस्वीर खिंचवाते ही कैमरामैन के कहने पर एमन ने अयान की आंखों में आंखें डालकर देखा था, जहां उसे सिर्फ अपने लिए नफरत ही नजर आई थी, जो अयान के दिल को हंजर की तरह चीर गई।
रात को जब सब वो वापस आए और अपने कमरे में चले गए, उससे पहले कि अयान एमन को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ता, एनी ने एमन का हाथ पकड़ा, उसको सामने से लेती हुई अपने और अरमान के कमरे में चली गई। पीछे वो हैरत से फटी हुई आंखों से उसे देखता रहता, जबकि अरमान पाकू को समझने की कोशिश कर रहा था। अरमान और अयान दोनों एनी के पीछे गए थे। मामा, आप एमन को अपने कमरे में क्यों लेकर आई हैं? अया ने हैरत से पूछा। हैरत है? अभी भी तुम हमसे इस बात का जवाब मांग रहे हो? तो सुनो बेटा, अपने घड़े बारे में जानकर देखो। अगर तुम्हें इसका जवाब मिल जाए तो यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, और बेहतर होगा कि कुछ देर मेरी नजरों के सामने ना आना, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूं तो अच्छा है। एनी, मगर हुआ क्या है? अरमान ने आगे होकर पूछा। अरमान, तुम प्लीज अयान के साथ उसके कमरे में सो जाओ 2-3 दिन। मैं नहीं चाहती कि एमन के कमरे में रहे। एनी बात तो अरमान से कर रही थी, लेकिन उसकी करीबी नजरें अयान पर ही थी। माम प्लीज, आप कहना क्या चाह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके दोबारा ला इल्मी के इजहार करने पर एन ने गुस्से से आगे बढ़ते हुए अयान का गिरबान पकड़ा। ये लड़की जो बैठी है ना यहाँ, ये तुम्हारी बीवी होती है, जिसके साथ इंसानों जैसा सलूक करना चाहिए, और तुमने क्या किया? क्या अब ये हमें बताने की जरूरत है कि तुम रात को हैवान बन गए थे? जानते हो कितनी शर्म महसूस हुई जब मैं उसके कमरे में गई तो एनी से बोला ना गया था। कहाँ कमी छोड़ी हमने तुम्हारी तरबियत करने में? एन ने दुख से पूछा तो उसने कर्ब से आंखें मिचली। मुझे लगता है तुम अच्छी हो, तुम अपने बाप से अलग हो। तुम्हारे बाप ने तो चलो मेरे साथ जो किया वो बेहोशी के आलम में किया, और तुमने अपने हवास में होने के बावजूद उसके साथ दरिंदगी की। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। जिसके चेहरे, उसके जिस्म पर जितने घाव दिए वो मेकअप से तो छुप सकते हैं, लेकिन उसके रूह पर लगे हुए घाव को तुम कैसे मिटाओगे? अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से। उसने अयान का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकाला था और अरमान को भी जाने का कहा, और दर से दरवाजा दोनों के मुंह पर बंद कर दिया। पीछे अयान गुलदान से अपना हाथ मारता हुआ जामी कर बैठा तो अपने कमरे में चला गया था, जबकि अरमान में उसके पीछे चला गया था। इन सब में एक वजूद ऐसा भी था जो दीवार के पीछे खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था, और वो भी अपनी पहली कामयाबी पर। अगली सुबह नाश्ते की मेरे पास बहुत ही रौनक थी। दिल चहल चढ़ा रहे थे तो उनके बगल में बैठी हुई उनकी नई नई बेगमा शर्माने का शुक्र फरमा रही थी। एम्बर उनको देखकर खुश हो रही थी, जबकि अयान एम्बर के चेहरे को ही तके रहा था, जो पिछले वाकये के आसार ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जिसे ढूंढने से भी नहीं मिले थे। एमन, चलो मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है। एनल सीढ़ी से उतरकर नीचे आते हुए एमन को मुखातब किया और सबकी तवज्जो अपनी तरफ मबूस करवाई। एमन उसकी एक ही आवाज पर उठ खड़े हुए थे। मगर एनी, तुम मुझे सुबह सुबह कहाँ लेकर जा रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता आज उनका वलीमा है और दुल्हन का घर पर होना चाहिए? अलीशा ने हर बार की तरह उसके मामले में टांग अड़ानी चाहे। इट्स नन ऑफ योर कंसर्न, एनी पटक के उसके मुंह पर जवाब दिया था, जिससे वो अपना समूह लेकर आ गए थे। मगर पुप्पो, आप हमें तो कभी अपने साथ कहीं बाहर लेकर नहीं गए। मुसलमान ने मासूम सा शिकवा किया, जिस पर सभी के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। हमारी मासूम सी गुड़िया, हम तुम्हें अगली बार लेकर जाएंगे। अभी हम जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ हम दोनों का जाना जरूरी है, और हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। एन ने प्यार से माजत की थी। माम, मैं आपको छोड़ रहा हूँ। या अया ने ऑफर की। माम को मनाना भी तो था ना, हमें जिसकी जरूरत है ना उसे बोल दिया। इतना कहते ही एनी एमन को लेकर चली गई थी, और अयान एनी की नाराजगी पर बेचैन हो गया। एनी एमन को गहरे जंगल में लेकर आई थी। मामा, हम कहाँ जा रहे हैं? एमन इस खौफनाक जंगल को देखते हुए पूछा। जस्ट वेट एंड वॉच डियर। एनी एमन को लिए एक बड़े से दरख्त के सामने खड़ी हुई, जहाँ उसका ट्री हाउस शान से जगमगा रहा था। वाह, मेरे साथ एमन के मुंह से तारीफी कलमात निकले। एनी उसके सस्पेंस से मुस्कुरा दी थी। उसके साथ चलती हुई हाउस की सीढ़ियां चढ़ने लगी। जब उसकी आवाज सुनता ही दौड़ी और खुद ब खुद खुलता चला गया, और साथ साथ एमन का मुंह भी। वेलकम एवरडर, मैकेन की आवाज गूंजी। एमन हैरत से उनके अंदर की हर एक चीज को देख रही थी, क्योंकि बैठ देखने में ये पोसीदा घर ये बोसीदा घर जितना हंसता था, अंदर से इतना ही आलीशान, जदीद और इलेक्ट्रॉनिक था। बहुत खूबसूरत। क्या ये ट्री हाउस आपका है? एमन ने दिलचस्पी से पूछा। हाँ, हमारा है, और यहाँ दो हल होने वाली दूसरी शख्सियत तुम हो। पहली हम और दूसरी तुम। एंडी ने उसे आगाह करना जरूरी समझा। थैंक्स मामा कि आप मुझे यहाँ लेकर आई, मगर आप सिर्फ मुझे ही क्यों यहाँ लेकर आई हैं? क्या आपको मुझ पर इतना भरोसा है? हमें तुम पर खुदा से ज्यादा भरोसा है अहमद, इसलिए हम तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। और यहाँ आने की एक वजह और भी है, और वजह यह है कि बेशक तुम शाह हाउस में रहती हो, मगर हमारे दुश्मन अंदर भी हैं और बाहर भी, और हम तुम्हारी हिफाजत हर वक्त नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें यहाँ लाए हैं कि अगर कभी कोई ऐसी खतरनाक हरकत हो, तुम्हारी जान को खतरा हो, या तुम्हारी कोई मजबूरी हो, तो तब तुम यहाँ आ सकती हो। ये एक महफूज ठिकाना है जिसको हमारे अलावा और कोई नहीं जानता। देखो अमर, तुम्हें जानती हो और हम भी, क्या अयान से तुम्हारी शादी किन हालात में हुई? उसने तुम्हारे साथ जो भी किया उसे देखते हुए हम बहुत डर गए, और हम नहीं जानते कि आगे जाकर उसका रिएक्शन क्या होगा। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इस तरह का उसने कोई बड़ा कदम उठा लिया तो तुम सीधा यहाँ आओगे और कहीं नहीं जाओगे। देखो अहमद, हमें गलत मत समझना। जहाँ आज तुम खड़ी हो ना, वहाँ कई साल पहले हम खड़े थे। बेशक हम अरमान से बहुत मोहब्बत करते हैं और अरमान हमसे भी, लेकिन
एक वक्त ऐसा आया था कि अलीशा की साजिशों के तहत अरमान ने मुझ पर शक किया था और तब ही मेरा घर, ये घर ही मेरी पनाहगाह था। हम नहीं चाहेंगे कि कभी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो, लेकिन खुदा नास्ता अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ी बगैर किसी हिचकिचाहट के यहाँ चली जाना। यहाँ के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे और चाहे कुछ भी हो जाए, मुकाबल हमारा बेटा ही क्यों ना हो, तुम हमेशा हमें अपने साथ खड़ा पाओगे। एंड ने उसके कंधे पर थमते हुए कहा तो एमन उसकी मोहब्बत पर नम आंखों से मुस्कुराती थी और आगे बढ़कर उसके गले लगे। वो खुदा का जितना शुक्र अदा करती इतना कम था, क्योंकि एनी उसका ऐसी माँ की तरह ख्याल रखती थी जो उसे हर सर्दो गर्म से बचाने के चक्कर में हो, और एमन इतनी मोहब्बत पर सरचार थे। इन सब के वलीमे को एक माह गुजर चुका था। इस अरसे में अयान का लहजा, उसका रवैया एमन के साथ दिया दिया सा था, और वो भी सिर्फ जरूरत के तहत ही एमन से रुजू करना, वरना मुड़कर देखता भी नहीं था। यही बात एमन का दुख में इजाफा कर रही थी। आज वो सब लॉन्च में बैठे हुए हंसी मजाक कर रहे थे जब ताबिश ने एमन से पूछा, भाभी आपको इस घर में सबसे ज्यादा अच्छा कौन लगता है सवाए ताई जान के, क्योंकि हम सबको पता है आप इस घर में सबसे ज्यादा एनी ताई को पसंद करती है। उसकी बात पर सब हंसती है, क्योंकि यही सच था। एमन का प्यार सबसे ज्यादा एनी सही था। और भाभी याद रखिएगा, सिर्फ मर्द हजरात में से बताना है। ताबिश ने फर्जी कॉलर झाड़ते हुए कहा, जिस पर समर ने उसे कोहनी से नवाजा। सच कहूं तो साहब भी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि यहाँ सबसे ज्यादा अच्छा कौन है, तो मैं अली मामू का नाम लूंगी, क्योंकि वो बहुत ही स्पोर्टिव है। उन्होंने कभी भी एनी मामा की कोई भी बात नहीं टाली, हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं, और उनकी फनी नेचर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। इसलिए अली मामू सबसे ज्यादा मेरे फेवरेट है। अली ने सर झुकाकर तारीफ वसूल की थी। शुक्रिया छोटी, वरना एनी के अलावा किसी को मेरी कदर ही नहीं है। एनी ने अपने शानू से ना दीदी हुई जाड़ उड़ाते हुए अकड़ कर कहा तो वो मुस्कुरा दी। अरे नहीं भाभी, कहकर तो आपने कहा कि हम सब मर्द हजरा का दिल तोड़ दिया। आका ने बधाई दी थी। अरे ऐमन बेटा, तुम हमसे क्या हताओगे जो हम आपकी गुड बुक्स में से शामिल नहीं है। शान अली की तरफ देखते हुए देखी तो जलकर अरमान को अपनी हमायत में लेते हुए अमर से पूछा, जिस पर अरमान भी इशारे से अमर से वजह दराफ्त करने लगा। शान और अरमान तो अली के तरीफ पर जल ही गए थे। नहीं नहीं मामू, ऐसी कोई बात नहीं है, आप दोनों बहुत अच्छे हैं। अमन उनकी इस तरह करने पर बुखलासी गई थी तो सबका कहका छूटा। अरमान और शान की अली से जैसी को एंजॉय करते हुए एनी का सबसे ज्यादा ऊंचा कहका लगा, वेरी इंप्रेसिव, लगता है कोई जल रहा है दिल को दिल से राहत दी है। एमन को भी वही पसंद है जो हमें पसंद है। यहाँ सबको इकट्ठा करने की वजह ये है कि हम और अली किसी मिशन पर जा रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि वापसी पर हमारे पास आप सब के लिए एक बहुत ही बड़ा तोहफा होगा। एनी ने अयान को अपनी निगाहों में देखते हुए कहा था, ऐसा क्या है? अरमान ने दिलचस्पी पूछा। ये तो आगे पता चलेगा, जब तक हम खुद ना तस्दीक कर ले, इससे पहले हम किसी भी कुछ नहीं बता सकते। चलिए अली। एनी ने सबको खुदाफिज कहा और एमन को गले लगाकर प्यार किया और अली के साथ निकलते चले गए। इस बार तो वापसी पर आपको सरप्राइज मिलेगा एनी मैडम, तार ने दिल ही दिल में शैतानी हंसी हंसते हुए कहा। ये अगले ही दिन की बात थी जब एमन अपने लिए शॉपिंग करने निकली थी, लेकिन वापसी पर शाह इंडस्ट्री के अलावा उसकी कार खराब हो गई। इसलिए बजाय कार में वेट करने की उसने सोचा क्यों ना अयान के ऑफिस में चली जाए। जैसे ही वो ऑफिस में दाखिल हुई, सभी उसे देखकर सलाम करने लगे, क्योंकि वलीमे पर सब उसकी हसीयत से आगाह हो चुके थे। जैसे ही उसने अयान के रूम का दरवाजा खोला, तारा को अयान के शर्ट पहने देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। उस सोने पर सुहागा अयान शर्ट लेस खड़ा था। तारा जो कुछ ही देर पहले अयान के ऑफिस में उसके लिए काफी लेकर आए थे, उसे अयान की शर्ट और अपने कपड़ों पर भी काफी गिर गई थी, और ये अब उसकी चाल थी या इत्तेफाक, जिसके बाद अयान शर्ट चेंज करने लगा था और तारा ने भी उसकी एक शर्ट पहन ली थी। वही तारा ने एमन को आता देखकर अपना पाँव मोड़ा और नकली मोज का बहाना करते हुए अयान की बाहों में गिरी। अयान जो उसके लिए बिल्कुल भी तैयार ना था, उसने फौरन तारा को कमर से पकड़कर गिरने से बचाया। इसी लम्हे अमन अंदर दाखिल हुए। अमन की आंखों में नफरत देखकर अयान को गुस्सा आया, मगर वो ना देख सका कि यह नफरत किसके लिए थी। तुम मेरे शोहर की बाहों में क्या कर रही हो? अमन ने गुस्से से तारा को पूछा। अमन, बिहेव योरसेल्फ। अयान ने अमन को तारा, तमीज से तुम तारा से कैसे बात कर रही हो? अयान, आप इस औरत के लिए मुझसे ऐसे बात कर रही है? अमर ने दुख से कहा। अपने ये आंसू के ओझा का बहाना तारा मैडम, मैं तुम्हारे इन नकली आंसू के झांसे में आने वाली नहीं हूँ। मैं तुम्हें अयान को छीने नहीं दूंगी। अमर ने तमाम लिहाज बैताक रखकर तारा को झटके से अयान से दूर करते हुए कहा, जिस पर तारा और जोरों शोर से निकले हुए आंसू बहाने लगे। देखो ना अयान, ये मुझ पर और तुम पर कैसा इल्जाम लगा रही है? तारा की बात सुनकर अयान का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। उसने बगैर सोचे समझे अमर को थप्पड़ मार दिया था। अमर सुन दिमाग से उसको देखे गई, उसका सफेद गाल सुर पड़ गया था। तारा मुस्कुराकर उसको देखने लगी। अमर ने पहले तारा और फिर दुख से अयान को देखा। गेट आउट माई ऑफिस, तुम जैसे शक्की और बदतमीज औरत की मेरे पास कोई भी जगह नहीं है। गेट लॉस्ट। वो तारा और अमर की आंखों में नफरत देखकर अयान पागल हो गया था। तभी उस पर सारा मलबा गिरा दिया। आपका हर स्तंभ हर सहा है अयान, मगर जो आज आपने मेरे साथ किया है ना, वो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। उसकी आवाज में इतना दुख था कि आंखों में इतना गर्व था कि अयान से दो पल भी उसकी आंखों में देखा ना गया।
आइंदा मैं कोई भी उम्मीद आपसे वाबस्ता नहीं करूंगी आयान, ना ही कोई सवाल पूछेगी, क्योंकि आपने मुझे इसका हक ही दिया कहा है। एबा ने बेदर्दी से अपने आंसू पोंछे और निकल चले गए। पीछे आयान की आंखों में आंसू देखकर अपने हाथ को शीशे के टेबल पर मारकर जमी कर बैठा। आ वो दुख से डरा था, वो कैसे उस पर हाथ उठा गया था, उसकी तरबियत में शामिल तो रहा था। मैंने उस पर हाथ क्यों उठाया, आखिर क्यों? वो दर्द की इंतहा से डरा था। जो खुद समझ नहीं आ रही थी उससे ज्यादा दुख उस पर हाथ उठाने का है, या उसकी आंखों में आंसू देखने का, या फिर उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखने का। आयान प्लीज आराम से, काम डाउन। तारा उसका जरूरी रूप देखकर डर गई थी, तभी उसे शांत करने लगी। दफा हो जाओ, पीछे कर गुम करो। आयान गुस्से से उस पर डरा, तो वो 2 पल में गदर के सर से सीधी तरह गायब हो गई थी। पीछे 2 आंखों ने ये सारा मंजर बहुत सब से देखा था, और उसकी आंखें गुस्से की शिद्दत से सुर पड़ गई थी। अब ये शख्स कौन था, ये तो आगे ही पता चलना चल। एमन जब घर लौटी तो उसकी आंखें रोने के बाद शुरू हो रही थी। अरे भाभी, आप कहाँ जा रही है? यहाँ आए, हम सब अयान भाई के बर्थडे की डिस्कशन कर रहे हैं, कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। अभी नहीं मासूमा बच्चे, बाप है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एमन ये कहते हुए कमरे में बंद हो गए थे। पीछे सब परेशान हो गए। आज आयान की सालगिरह थी और वो सबको लेकर होटल जा रहा था। जब लॉन्च पे तैयार खड़े थे, आयान बेटा, एमन कहाँ है? क्या वो नहीं जा रही? अरमानी से देखते हुए पूछा, जो नजर लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था। इस घर पर ही रहेगी, उसकी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी बेटा पूछ लो, बच्ची को अकेला घर छोड़ना मुनासिब नहीं है। शाह ने कहा तो उसने उन्हें तसल्ली देकर चुप करवा दिया। अब इन लोगों का काफिला पार्टी की तरफ रवाना था। अब तुम्हें कौन बचाएगा? एमन, तारा ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा। अली, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, हम बता नहीं सकते। एनी और अली जो वापस आ रहे थे, एनी की खुशी से कहने पर अली चौंका हुआ था। आहर, मुझे भी तो बताओ। ये तो हम तुम्हें जाकर ही बताएंगे। बस इतना समझ लो कि हमारी खुशी का हासिल मिल गया। हमें जिस चीज का इतनी देर से इंतजार था, वो इंतजार खत्म हो चुका। ये कहने के साथ ही जट एन ने अपना फोन निकाला और एमन को कॉल मिलाया। कहाँ हो एमन? दूसरी तरफ से जवाब सुनते ही एनी ने फटाफट कहा, जहाँ भी हो फौरन लाल साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ। हमारे आने तक तुम हमें खूबसूरती से सजी हुई मिली हो। हम अभी तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे, बस जितना कहा है उतना करो। हमें टिपिकल सास बनने पर मजबूर मत करो, एनएच से कहा, जिस पर एमन हंसते हुए काल बंद करके तैयार होने चलेगी बड़ी। एनी के कहने पर एमन खूबसूरती से तैयार हुई थी। लाल रंग की साड़ी उस पर बेताशा जच रही थी। आज बहुत दिनों बाद वो दिल लगाकर तैयार हुई थी, और किसके कहने पर? अपनी सास के कहने पर। आहट क्या सरप्राइज था जो उसको देना चाहती थी। अभी वो उसी सोच विचार में थी कि लाइट बंद हुई और किसी उसे पीछे से जकड़ा। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, मगर पीछे खड़े वजूद की उस पर गिफ्ट साथ हुई थी, और वह बहुत बुरे तरीके से उसे अपने पूरे जिस्म पर छू रहा था। एमन को कराहत अमेज लग रहा था। कोई है, बचाओ मुझे, उसे दिक्कत देते हुए बाकी और टटोलते टटोलते लॉन्च में पहुंच गई। वो शख्स भी उसे तेजी से उसके पीछे आया था। उसका साड़ी का पल्लू सरका कर उसका बाजू फाड़ चुका था, और वो बाहर हाथ चला रही थी कि अचानक लाइट आए और सब भी पार्टी से इसी वक्त वापस आए थे, और अंदर डालते हुए एनी को इस हाल में किसी गैर की बाहों में देखकर अयान का हुल खोल उठा था। आया ने गुस्से से खोलते हुए इस आदमी का पकड़ा और जमीन पर लटाकर उसका हश्र नशर करने लगा। तुम मुझे क्यों मार रही हो? मारना है तो अपनी बीवी को मारो, जिसने मुझे यूं काल करके बुलाया है। उस आदमी ने अयान को पीछे झटते हुए कहा। अयान ने हैरत से एमन को देखा। अयान, ये झूठ बोल रहा है। एमन ने नफी में साड़ी लाते हुए कहा था। तो क्या तुम मुझे नहीं जानती? उस शख्स ने मुंह से निकलने वाला खून साफ करते हुए हबासा से कहा था। अयान ने एमन को देखा, जिसको वो देख रही थी, मगर बोली कुछ नहीं। जवाब दो अयान दारा। एमन सहम गए। हाँ जानती हूँ, मगर अभी उसका इतना ही कहना था कि अयान गुस्से से इस आदमी को घसीटते हुए बाहर लेकर गया। अंदर आया तो हुनवर तेवर लिए हुए एमन की तरफ बढ़ा। बता क्यों दिया धोखा? बताओ क्यों दिया धोखा मुझे? बताओ, आप बोल क्यों नहीं रही? कब से खेल खेली हो मेरे पीठ पीछे? अयान, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा यकीन करे। मगर अयान ने नफरत से उसे जमीन पर झटका, जिससे उसके सर पर से गहरी चोट लगी थी। अयान, मेरा यकीन करे, मैं सिर्फ उन्हें इसलिए जानती हूँ क्योंकि वो मेरी कजन है। मैं नहीं जानती कि वो यहाँ कैसे और क्यों आए। प्लीज मेरा यकीन करे। एमन ने उसके दोनों बाजू को पकड़ते हुए कहा था, जहां उसके लिए सिर्फ नफरत ही नफरत थी। अगर ऐसी ही बात है तो तुमने ये इतनी सहज दर्ज कर किसके लिए है? कभी मेरे लिए तो तुम्हें ये हया नहीं आया। अयान उसे देते हुए तमसराना लफ्जों तक कहा था, जिस पर वो कर्ब से आंखें मिच गए। अयान, मेरा यकीन करे, मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे तैयार होने के लिए एनी मामा ने कहा था। झूठ झूठ बोल रही हो तुम। मेरी माँ का नाम अपनी गंदी जुबान से मत लो। अयान ने उसका मुंह दबोचते हुए उसे दीवार से लगाया। सब उसे शक की निगाह से देख रहे थे। किसी ने भी आगे बढ़कर उसके बीच में दाखिल करने की कोशिश ना की थी, क्योंकि सभी अयान के हम हयाल थे। बहुत हो गया ड्रामा, अब तुम्हारा इस घर में नहीं रहूंगे। मुझे तुम्हारी नापाक वजूद की कोई जरूरत नहीं है। अयान ने कतरा कतरा जैद के जुद्दू में डाला था। उसका बाजू पकड़ घसीटते हुए उसे दहलीज पर दिखा दिया था, जिससे वो मुंह के बाद दहलीज पर गिरे। अयान, खुदा के अजाब से डरे। ये ना हो कि वो आपको भी ऐसी जगह मारे जहां आपको भी पानी नसीब ना हो। मैंने आपका हर दुख हमेशा मुस्कुराते हुए बर्दाश्त किया है, मगर अब आपने
बात मेरे किरदार पर की है जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं नफरत करती हूँ आपसे। नफरत मेरे दिल में आपके लिए ना कोई जगह है और ना जगह थी और ना कभी होगी। मैंने आपको बार बार मामा की वजह से मौका दिया, मगर अब बस, अब मैं कुछ नहीं सहूंगी। ये मत भूलें कि जो वक्त आप मेरे पर आया है ये आप पर भी आ सकता है। बताएं, क्या कल मैंने तारा को जब आपकी बाहों में देखा कोई शक किया? नहीं ना। तो फिर आप किस हक से मेरी किरदार कशी कर रही है? एमर इतनी जोर से चलाई कि उसके गले में हराशे पड़ गए थे। जबकि अयान का दिमाग घूम गया था। उसने रख कर एमर के गल पर थप्पड़ मारा, जिससे उसका होंठ फट गया था और वो फिर लड़खड़ा कर गिरे। तुम होती कौन हो मुझ पर इल्जाम लगाने वाली? अया ने नफरत से उसके दोनों बाजू से उसे दबोचते हुए कहा था। और अब तुम्हारी तो घर में कोई जगह नहीं है। बगैर कुछ किसी की सुने उसे से बरसती हुई बारिश में बाहर निकाल दिया था। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। जब तक मामा नहीं आ जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। वो चिल्लाती रही, मगर अया ने कान बंद कर लिया। अयान बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शाह ने आगे होकर कहा। मामू बस, आप लोगों के कहने पर मैंने से शादी तो कर ली, मगर अब आप सबके सामने ही है जो सब भी हुआ। अब मैं किसी की भी कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। अयान की बात पर सब पीछे हो गए थे और अयान गुस्से से इधर उधर टहल रहा था। कोई भी अंदर ना गया, सब परेशान हाल वहीं पर खड़े रहते। आधा घंटा गुजर जाने के बाद जब अयान बाहर गया तो वहां कोई ना था, ना अहमद ना उसका वजूद।